So today is day 30 of this crash course of 45 days और अब हम लोग काफ़ी किनारे पे आ गए हैं और अब हम लोग का टॉपिक शुरू हो रहा है रे ऑप्टिक्स। इसके बारे में एक खास बात, ये बाकी पूरे फिजिक्स के जो बाकी यूनिट्स हैं उनसे ये बिल्कुल अलग है। इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, इसमें कोई मैकेनिक्स नहीं लगती, कोई इसमें इलेक्ट्रो के कंसेप्ट नहीं लगते और यही कारण है कि ये किसी स्टूडेंट का या तो बहुत स्ट्रांग होता है या फिर बहुत कमज़ोर होता है। और इसके कमज़ोर होने और स्ट्रांग होने के बीच में सिर्फ जो है 4 चीज़ें होती हैं। वो अगर हमारी बहुत स्ट्रांग है तो हम इसमें हमारा इंटरेस्ट बहुत अच्छे से डेवलप होता है। और वो 4 चीज़ें क्या हैं? एक तो है डेविएशन, एक मैग्निफिकेशन, एक है साइन कन्वेंशन और एक है इमेज फॉर्मेशन। ये अगर सारी चीज़ें, ये 4 चीज़ें अगर हमारी पक्की हैं तो रे ऑप्टिक्स हमारा स्ट्रांग हो, अदरवाइज ये टॉपिक हमारा कमजोर रह जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे हम लोग बात करेंगे, शुरुआत करेंगे रिफ्लेक्शन के ऊपर। तो परिभाषा इसकी साफ साफ ऐसे कही जाएगी कि अगर कोई कहीं पे कोई रेडिएशन है, कोई लाइट एनर्जी है, किसी ऑप्टिकली सेंसिटिव सरफेस से टकराता है और टकरा करके वापस उसी मीडियम में लौट जाता है तो कहते हैं साहब यहाँ पे हुआ क्या? रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे इसके लॉज की बात करते हैं तो लॉज जो आते हैं वो कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास एक सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया, ऐसे मान लेते हैं इसको, ये इंसिडेंट रे हो गई, आई आर का मतलब इंसिडेंट रे। यहाँ पे हम लोग कुछ अपने नोटेशन तय कर लें। आई आर का मतलब इंसिडेंट रे, आर का मतलब हो गया रिफ्लेक्टेड रे, आर का मतलब हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे, एन का मतलब हो जाएगा नॉर्मल और ई आर का मतलब हो जाएगा इमर्जेंट रे। हम लोग बार बार पूरा नाम नहीं लिखेंगे, ये नोटेशन हमारे रहेंगे। तो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये हमारे पास नॉर्मल हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई है। ये आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इसे जी कहते हैं, ये जी है। जी का मतलब एंगल ऑफ ग्लांस, ग्लांसिंग एंगल भी कहते हैं। तो जी बराबर जो है ये 90 माइनस आई भी हो सकता है और 90 माइनस आर भी हो सकता है। लॉज की अगर बात करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 लॉ चलते हैं। पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन क्या ये हमेशा? कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए हमेशा। समझा जाए बात को, अगर ये रे ऐसे पड़ रही है, ये सरफेस है, ये रे ऐसे पड़ रही है और पड़ने के बाद ठीक ऐसे निकल जा रही हैं, यानी कि आने वाली रेस पैरेलल कराना हमारा काम है, लेकिन जाने वाली रेस पैरेलल कराना हमारा काम नहीं है। हमारे जो है अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, वो तो जो है ये वाला सरफेस ही तय करेगा। ये अगर पैरेलल हो गई सब आपस में, ये सब पैरेलल हो गई आपस में, तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। और ये जो बातें हो रही हैं लॉज की, वो इन्हीं की बात हो रही है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन मान लीजिए कि आपका सरफेस ही ऐसा है, अब आप यहाँ पे जो है रे इंसिडेंट कराते हैं तो रे पैरेलल गिरा देना तो आपके हाथ में है, लेकिन ये जो रे वापस जाने वाली हैं, ये कब कौन कहां से जाएगा आपको कतई नहीं पता। ये इर्रेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहलाता है, इर्रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ये पहला वाला नियम हो गया। दूसरा वाला नियम कहता है, किताबों में जो लिखा है पहले मैं आपको बता दूं, कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे मस्ट लाई इन ए प्लेन। किताबें इस बात का गवाह है, आप जाके उनको देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई इसको जो है झूठा साबित करने पे आ जाए तो कर भी सकता है। ये हमारा बोर्ड एक प्लेन है, मैं यहाँ पे इंसिडेंट रे गिराता हूँ, मैं यहाँ पे नॉर्मल लगाता हूँ, मैं यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे लगाता हूँ, क्या यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया? कहीं छू ही नहीं रहे आपस में, तो रिफ्लेक्शन कहाँ से हो जाएगा? तो इस नियम को थोड़ा सा कसने की आवश्यकता है, और कसने का मतलब हो गया यहाँ पे कि ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे मस्ट मीट एट ए पॉइंट, प्लेन अपने आप हो जाएगा, प्लेन वाली बात अपने आप ही आ जाएगी।
अब इससे पहले जो है ये डेविएशन वाला हेडिंग आप नहीं देख रहे थे, बड़ी आवश्यकता थी इसकी, ये मिसिंग हो रही थी। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ डेविएशन। डेविएशन की परिभाषा ही नहीं हम लोग जानते हैं और रे ऑप्टिक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। इसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने का जो है मामला यहीं से शुरू होता है, डेविएशन। डेविएशन की सबसे पहले आप जो है परिभाषा जान लीजिए कि एक्सटर्नल एंगल बिटवीन प्रेजेंट पाथ एंड एक्चुअल पाथ, जो इस समय रास्ता है रे का और जो होना चाहिए था रास्ता रे का, इन दोनों के बीच का एक्सटर्नल एंगल को नाम देते हैं डेविएशन का। जैसे कि मैंने अभी अभी जो फिगर आपको बना कर दिखाया था, ये रे ऐसे पड़ी, ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये आई हो गया और ये भी आप इसको आई ही कह सकते हैं। एक्चुअल में अगर ये सरफेस ना होता तो रे सीधे निकल जाती, ऐसे चली जाती, लेकिन है इस समय ये रास्ता, यानी कि जो एक्सटर्नल एंगल बिटवीन प्रेजेंट पाथ एंड एक्चुअल पाथ, ये इसको मैंने नाम दिया क्या, डेल्टा का। इसको मैं आपको बता चुका हूं एंगल ऑफ ग्लांस है, ये भी एंगल ऑफ ग्लांस होगा क्योंकि ये एंगल ऑफ ग्लांस था। तो ये जो डेल्टा है ये एक्चुअल में हो जाएगा बराबर 2g के, और g बराबर आपको मैं बता चुका हूं कि 90 माइनस आई भी होता है और 90 माइनस आर भी होता है। तो ये 2 टाइम्स 90 माइनस आर, तो ये 180 माइनस 2i और 180 माइनस 2r हो जाएगा डेविएशन की बात। अच्छा, एक बात और, लॉज से संबंधित ये जो लॉज होते हैं, चाहे रिफ्लेक्शन के हो चाहे रिफ्रैक्शन के हो, ये सब के सब लॉज फॉर्मेट्स लॉ से डेराइव किए गए हैं। फॉर्मेट्स लॉ, इस लॉ का कहना होता है कि हमेशा ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन रे हमेशा वो रास्ता फॉलो करती है जिसमें कि इसके द्वारा लिया गया टाइम मिनिमम होता है। अभी मैं आप लोगों को डेविएशन के बारे में कुछ बातें और बताऊंगा, उनको भी देखें। डेफिनेशन में आपको बता चुका हूं। ये हमारे पास कोई एक सरफेस हो गया, इसको मैंने M1 M2 कह दिया, ये रे पड़ी यहाँ पे सरफेस पे, ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। इस समय ये एंगल आई और ये भी एंगल आई हो गया। तो इनिशियल एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे कितना हो गया, कहेंगे 2i हो गया। अब मैंने मिरर को थोड़ा सा घुमा दिया है, ऐसा कर दिया है, ऐसा कर दिया, M2 डैश M1 डैश ऐसा कर दिया है। कितने एंगल से घुमा दिया भाई, कहेंगे थीटा एंगल से घुमा दिया। व्हाट अबाउट इंसिडेंट रे, कहेंगे अगर इंसिडेंट रे को भी हटा दिया तो जो है कोई मतलब ही नहीं है डेविएशन का, एक चीज तो फिक्स रहे ना। तो एक चीज फिक्स रखी, नॉर्मल शिफ्ट करके चला जाएगा इधर को, कितने एंगल से, कहेंगे जैसे जैसे आपका मिरर जो है झुकता जाएगा वैसे वैसे ये भी झुकता जाएगा, तो ये थीटा हो जाएगा। नई रिफ्लेक्टेड रे इधर को आ जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे डैश हो गया। नाउ दिस एंगल इज आई प्लस थीटा, तो ये एंगल भी हो जाएगा आई प्लस थीटा। तो फाइनल एंगल हो जाएगा, फाइनल एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा 2i प्लस थीटा। तो डेविएशन कितना हो गया, कहेंगे 2i प्लस थीटा माइनस 2i, ये हो गया थीटा। तो अब इसको जो है भाषाबद्ध किया जाए तो कहा जाएगा कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स्ड, if mirror is rotated through an angle theta, then normal shifts through an angle theta and reflected ray shifts through an angle 2 theta। इसी से लगा हुआ अगला रिमार्क भी सुने। यहाँ पे हमने मिरर को घुमाया था क्लॉकवाइज, अगर मैं मिरर को घुमाता एंटी क्लॉकवाइज तो ये i प्लस थीटा के बजाय i माइनस थीटा हो जाता। यहाँ पे 2i माइनस थीटा हो जाता, ये ज्यादा हो जाता, इसमें से घटाते रिजल्ट फिर से वही आता। यानी कि ये रिजल्ट तब भी एप्लीकेबल होंगे जबकि हमने मिरर को घुमाया है क्लॉकवाइज चाहे घुमाया है एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे सवाल फंसा लेने वाली स्थिति में आ जाता है, कहता है मिरर को हमने घुमाया है इन परपेंडिकुलर प्लेन टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। आप बताएं, कहेंगे ये मिरर था, ये रे पड़ रही थी, ऐसे जा रही थी,
इसको आपने परपेंडिकुलर प्लेन टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस घुमाया है, यानी कि ये तो जैसा था वैसा का वैसा ही रहा, ये पॉइंट वहीं का वहीं रहा, नॉर्मल वहीं का वहीं रहा। कहीं पे कहा जाएगा ना तो नॉर्मल में कोई फर्क आया है और न ही फर्क आया है आपके रिफ्लेक्टेड रे में। आपने मिरर को क्योंकि घुमाया था कैसे, इन परपेंडिकुलर प्लेन टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। प्रॉपर्टीज की बात करेंगे जरा, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। आई ऐसा कर दिया जाएगा तो इमेज हो जाएगा, ओ ऐसा कर दिया जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का डायमेंशन भी हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज की बात की जाएगी फॉर बाय प्लेन मिरर, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। जरा देखा जाएगा कि ये हमारे पास प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, ये रे ऐसे पड़ी है, पढ़ने के बाद ये ऐसे चली गई है। पूछा जाए कि इसको जाना कैसे चाहिए था, कहेंगे देखो भाई हमें चाहिए इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रेज हैं, तो यहाँ पे कहा जाएगा इसको जो है हम थोड़ा सा और बेहतर ढंग से आपको दिखाएं। ऐसे है ये, तो कहा जाएगा कि जो है हमारे पास ये रे पड़ी हमारे पास, और ये नॉर्मल हो गया और ये चली गई ऐसे, जाना चाहिए था ऐसे। कहेंगे साहब जो है अगर हम जो है एक और रे ले लें तो क्या हो जाएगा, कहेंगे एक और रे ले लेंगे तो यहाँ पे जब ये रिफ्लेक्ट होकर के मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो अगर मिल रही हैं एक्चुअल में तो ये रियल है, और मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं तो ये आपका वर्चुअल है। इसी बात को यहाँ पे रियल और वर्चुअल से करते हुए हम लोग बात यहाँ पे करते हैं कि ये हमारे पास हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट से जो ये रेस, ये वाला फिगर सिर्फ इस बात को दिखाने के लिए था कि क्या रियल होता है और क्या वर्चुअल होता है। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया है और इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग, तो ये पढ़ने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, इधर को ये डाइवर्जिंग है, इधर ये कहीं जाके नहीं मिलने वाली, तो ये इनको मिलाया जाए पीछे की तरफ को, कहेंगे ये बन गया इमेज। ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल है। ऑब्जेक्ट आपका जो है कैसा है, रियल। अगर यहाँ पे इसी बात को ऐसे कहा जाए कि यहाँ पे जो इंसिडेंट रेस थी ये डाइवर्जिंग थी, अगर मैं इंसिडेंट रेस को कन्वर्जिंग कर दूं, ऐसे कर दूं, अब क्या होगा, कहेंगे अब ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के इधर को आ जाएंगी, और ये क्या बना, कहेंगे एक्चुअल में ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे है और इमेज यहाँ पे है, और ऑब्जेक्ट इस समय कैसा है, कहेंगे वर्चुअल है, इमेज कैसा है, कहेंगे रियल है। तो ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल है। और एक बात करेंगे आप कि ऑब्जेक्ट और इमेज में ये हमारे पास रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा इमेज, ये रहा x, ये रहा y, और कहा जाएगा x बराबर y है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये इमेज डिस्टेंस है, x बराबर y है। x बराबर y है तो ये u बराबर v है, और कहा जाएगा कि यहाँ पे कि मॉडुलस ऑब्जेक्ट बराबर मॉडुलस इमेज होता है। इसका क्या मतलब है आपका, यानी इसका मतलब साफ है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज होगा। और एक बात, u बराबर v हो गया है क्योंकि x बराबर y है। मिरर फॉर्मूला भी हम जानते नहीं हैं, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f है। इसको हमने कहा ये x हो गया। हम साइन कन्वेंशन भी अभी नहीं जानते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो जानते ही हैं कि राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, अप पॉजिटिव, डाउन नेगेटिव होता है, इतना तो जानते हैं ना। तो 1/x प्लस 1/-x बराबर 1/f, 1/f बराबर 0, f बराबर 1/0 एंड इनफाइनाइट फोकल लेंथ इज इनफाइनाइट। फोकल लेंथ क्या होता है, कहेंगे इनफाइनाइट से आने वाली रेज जहां भी जाकर के मिल जाए, या ऐसा पॉइंट जहां से आने वाली रेज पड़ने के बाद इनफाइनाइट पे चली जाए, इस पॉइंट को फोकस कहते हैं, और वहां से लेकर के सरफेस तक की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। एक
एक और बात करेंगे, पावर बराबर 1/f होता है, 1/∞ पावर 0 हो गया। मिरर, प्लेन मिरर की पावर 0 हो गई, और यही कारण है कि इसका सिर्फ और सिर्फ चेहरा देखने के ही काम आता है, किसी भी और जगह पे इसका काम नहीं होता। m बराबर, मैग्निफिकेशन की बात करें तो I/O हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। 1 का मतलब यूनिटी हो गया। मैग्निफिकेशन यहाँ पे वैल्यू 1 होती है। अगर हम यहाँ पे दो मिरर को इंक्लाइन करके रख दें एक दूसरे से थीटा एंगल पे, तो यहाँ पे समझें जरा केस 1 कि अगर 360/थीटा जो है ये इवन नंबर है, तो नंबर ऑफ इमेज जो आएगा 360/थीटा -1 हो जाएगा। केस सेकंड में समझें कि अगर 360/थीटा जो है वो एक ऑड नंबर है, तो इसमें केस ए आएगा कि नंबर ऑफ इमेज 360/थीटा -1 हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सिमेट्रिकली, और ऑब्जेक्ट अगर सिमेट्रिकली नहीं रखा हुआ है तो ये 360/थीटा हो जाएगा। सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक का मतलब भी समझ लें। ये बीच का एंगल अगर थीटा है तो ऑब्जेक्ट जो बैठा हुआ है वो θ/2 पे बैठा हुआ है, तो ये हो गया सिमेट्रिक। और अगर कहीं और बैठा हुआ है इधर उधर तो ये हो जाएगा अनसिमेट्रिक। एक और बात करनी थी आपसे कि ये अगर ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये इधर को चलता है dx डिस्टेंस, तो ये इधर को चलेगा dy डिस्टेंस। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा dx/dt, वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगा dy/dt। दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रहेगा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर वेलोसिटी ऑफ इमेज सेम रहेगा। मान लेते हैं ये v है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इमेज का मॉडुलस बराबर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट का मॉडुलस हो जाएगा बराबर 2v। और एक बात, अगर ये प्लेन मिरर एक दूसरे से पैरेलल रखे हुए हैं तो बनेंगे इनफाइनाइट इमेजेस, लेकिन जिसमें से 6 और 7 विल बी ऑब्जर्व डिस्टिंक्टली। और एक बात कि सेकंड इमेज, अगर कोई थिक प्लेन मिरर है तो उससे सेकंड इमेज जो बनती है वो ब्राइटेस्ट होती है। अब यहाँ पे जो है हम लोग बात करेंगे साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन से पहले जो है यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज के बारे में आपको अब ये बता दें कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो लैटरली इन्वर्टेड होता है। दो तरीके के इन्वर्जन होते हैं, एक वर्टिकल और एक लैटरल। वर्टिकल का मतलब ये ऐसे पॉजिटिव वाई एक्सिस पे था, इमेज बन गया नेगेटिव वाई एक्सिस पे, ये वर्टिकल इन्वर्जन। अगर लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट तो ये इमेज जो बनता है इसको कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। इसीलिए कहा जाता है, इसमें यहाँ पे एक सवाल बनता है कि साहब जो है अगर ये ऐसा है तो ये कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। यहाँ पे एक सवाल भी बनता है कि हमारे पास जो डायल क्लॉक होती हैं, वॉच होती हैं, उनमें अगर 7:20 हुआ है, ये इसको अगर हम प्लेन मिरर से देखें तो कितना टाइम हो रहा होगा। ऐसे हमको इमेज को विजुअलाइज करना पड़ेगा, 7 को इधर ले जाना होगा और 4 को इधर ले जाना होगा। आप ऐसा कुछ ना करें, फंस सकते हैं। 12 में से इसको घटा दीजिए, 12 में से 7:20 घटा दीजिए, जो आ रहा है वो रिफ्लेक्टेड टाइम है, वो आंसर है। अब मान लीजिए सवाल है 12:25, तो इसको 12 में से नहीं घटा सकते, आप इसको 24 में से घटा दीजिए, तो 24.00 माइनस 12.25 बराबर जो भी आएगा वो आपका रिफ्लेक्टेड टाइम आएगा। तो ये बातें हुई हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर के लिए थी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। तो साइन कन्वेंशन के लिए समझ लें कि यहाँ पे जो दूरियां नापी जाएंगी वो अलाउंग प्रिंसिपल एक्सिस नापी जाएंगी। अबाउट मिरर है तो पोल, लेंस है तो ऑप्टिकल सेंटर के अबाउट नापी जाएंगी। इंसिडेंट रे यहाँ पे मेन रोल प्ले करता है। इंसिडेंट रे के ही अकॉर्डिंग डिस्टेंसेस नापी जाती है।
All the distances measured in the direction of incident ray are positive and opposite to the direction of incident ray negative हो जाएगा. Opposite to the direction of incident ray your distances negative हो जाएंगे. Distances measured above principal axis positive, below principal axis negative. Angle measured in anti-clockwise direction positive and in clockwise direction ये negative हो जाएगा. ये है about sign convention. अब यहाँ पे जो है, जो मैंने आपसे कहा था, डेविएशन एक होता है, एक साइन कन्वेंशन होता है, एक इमेज फॉर्मेशन और एक मैग्निफिकेशन होता है. मैग्निफिकेशन मैंने पहले कर दिया है. जरा इसको मैग्निफिकेशन को देखेंगे. मैग्निफिकेशन होगा एक्चुअल में क्या, रेशियो ऑफ द डायमेंशन ऑफ इमेज एंड डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन. यूनिटलेस होता है, डायमेंशनलेस होता है. बात समझ आती है. फिजिक्स में इसका कोई यूनिट नहीं है, लेकिन कॉमर्शियली अगर आपको जरा भी फोटोग्राफी का शौक हो, कैमरा हो, कैमरे के रील हो, जरा उसको देखें ध्यान से. कैमरे के ऊपर भी कुछ कैपिटल एक्स करके लिखा हुआ है. जो उसकी फिल्म आती है उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कैपिटल एक्स करके लिखा हुआ है. ये 10x, 20x, 40x, ये जो x है ये कॉमर्शियल यूनिट होता है मैग्निफिकेशन का. ये बताता है कि ये जितना ज्यादा होगा इमेज उतना ही ज्यादा फाइन होकर के आएगा, जो कि अब आपके मोबाइल फोन में, आपके लैपटॉप में और ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस में पिक्सेल्स करके इनके नाम आ गए हैं. पिक्सेल्स, इन शॉर्ट पिक्सल करके बोलते हैं. एक्चुअल में वो PIC पिक्चर और सेल्स. अब वो जो हमारे लेंसेज हैं वो छोटे छोटे सेल्स हो गए. जब कहा जाता है कि 5 मेगापिक्सल के ये कैमरा है, इसमें लगा है, तो यानी कि 5 × 10 की पावर 6 यहाँ पे लगे हुए हैं पिक्चर लेने के लिए सेल्स है. तो ये मैग्निफिकेशन के हमने आपको जो है परिभाषा बता दी. रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ इमेज अपॉन डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट. पहला मैग्निफिकेशन है लीनियर मैग्निफिकेशन. इतना देखेंगे, ये सरफेस हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है गया. हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ml. ये लीनियर मैग्निफिकेशन हो गया, y डैश अपॉन y. दूसरा मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन. ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी चौड़ाई है. थिकनेस ऑफ इमेज अपॉन थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट z डैश अपॉन z हो गया. सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन. सुपरफिशियल का मतलब होता है एरियल. तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है जिसकी चौड़ाई z है, हाइट y है, चौड़ाई z डैश है, हाइट y डैश है. ms बराबर एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट. इमेज y डैश इंटू z डैश, ये एरिया ऑफ इमेज हो गया. y इंटू जेड एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया. इतना लिया तो ml हो गया, इतना लिया तो mt हो गया. और आइसोट्रॉपिक ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका कि लीनियर मैग्निफिकेशन और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बराबर होता है. तो अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पे ये ml लिखा जा सकता है तो ml स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे mt लिखा जा सकता है तो mt स्क्वायर हो जाएगा. आइए चौथा मैग्निफिकेशन समझाता हूँ, एंगुलर मैग्निफिकेशन. यूजुअली ये I अपॉन O बराबर V अपॉन U करके ऐसा लिखा जाता है. यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि जो है एक्सेप्शनली इट में बी U अपॉन V ऑल्सो. तो एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए से पहले आप ये देखें, ये ऑब्जेक्ट था, ये रे पढ़ के आई प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, जहाँ पे काटा वहां पे इमेज बन गया. तो एंगुलर मैग्निफिकेशन हो गया एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट. बीटा अपॉन अल्फा. बीटा एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, और ये u अपॉन v हो गया. पांचवा और अंतिम तरीके का मैग्निफिकेशन है यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन. ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज. तो यहाँ पे ये u1 हो गया, ये u2 हो गया इमेज का, ये v2 हो गया, ये v1 हो गया. अभी यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का आधार रखा जा रहा है कि ये v1 डिफरेंस v2 अपॉन u1 डिफरेंस u2 डेल्टा v अपॉन डेल्टा u. और इसके लिए एक शर्त है कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड along the principal axis
और दूसरी शर्त, इसका डायमेंशन बहुत 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 छोटा होना चाहिए। इस आधार पर ये डेल्टा वी अपॉन डेल्टा यू हो जाएगा डी वी अपॉन डी यू। मिरर फॉर्मूले से आएंगे, यहाँ पे एफ कांस्टेंट रहेगा, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन वी स्क्वायर, ये कैसे हो गया, v की पावर -1 हो जाएगा, -1 v की पावर -1 -1 अपॉन वी स्क्वायर डी वी अपॉन डी टी। इसको आप वेलोसिटी ऑफ इमेज भी कह सकते हैं, -1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू अपॉन डी टी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। जब इसको इधर उधर ले जाएंगे तो डी वी अपॉन डी यू बराबर आपको मिलेगा माइनस का वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। और लॉन्गिट्यूडल मैग्निफिकेशन के लिए मैंने कहा शर्त सहित ये डी वी अपॉन डी यू लिखा जा सकता है, तो डी वी अपॉन डी यू रिप्लेस हो गया माइनस का वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर से, तो ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। माइनस साइन लगा है यानी कि विद साइन है तो ये वेक्टर फॉर्म, और साइन हटा दिया गया है तो ये स्केलर फॉर्म हो गया। दिस इज ऑल अबाउट मैग्निफिकेशन। कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता है मैग्निफिकेशन जानने के लिए। हमारी अगली हेडिंग जो आ रही है वो है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के बारे में कुछ बातें आप जरा समझ लें कायदे से, कि आपने बहुत सारे नियम सुने होंगे कि अगर रे आई है ऑप्टिकल सेंटर से, अगर ये लेंस है तो सीधे निकल जाएगी। पोल है अगर यानी कि मिरर है तो उतना ही एंगल बनाते हुए ऊपर से आई है तो नीचे निकल जाएगी। फोकस से आई है तो चली जाएगी इनफाइनाइट को, इनफाइनाइट से आई है तो चली जाएगी फोकस को। ये सारे नियम कानून जो बनते हैं, पहली बात तो ये समझ लें कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस की इमेजिंग एक जैसी होती है। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर की इमेजिंग एक जैसी होती है। अंतर इतना तो जानते ही हैं कि मिरर है तो वहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेंस है तो वहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। और लेंस के केस में फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस होता है, और यहाँ पे एक फोकस होता है और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब मैं आपको वो नियम बताऊंगा जिससे आपको ये सारे नियम याद करने से निजात मिल सकती है। एक रे, कम से कम 2 रेज रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड चाहिए होती है इमेज बनने के लिए। एक रे आपने गिराई सरफेस के ऊपर, उसको मन ही मन में नाम दे दीजिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाइए और अब इस लाइन को नॉर्मल की तरीके से ट्रीट कीजिए। अगर मिरर है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कराइए, लेंस है तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो कराइए। 2 रेज जहां भी काट देंगी वहीं पे आपको बनता हुआ मिल जाएगा इमेज। अब आप देखोगे बच्चों यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन, ये आपका एक और आइडिया जो मैंने आपसे कहा था, ये स्ट्रॉन्ग, आपका सब कुछ स्ट्रॉन्ग। इमेज फॉर्मेशन 6 केसेस, कॉनकेव मिरर जो कि सिमिलर होगा कॉन्वेक्स लेंस के। ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से ले जा रही है, पैरेलल है, यहाँ से टकराने के बाद फोकस पे चली गई। इमेज एट फोकस हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, इन्वर्टेड है, रियल है, और यहाँ पे यू वी और एफ सबके साइन अगर वैल्यू पता है तो वैल्यू ये सब दिया गया, यू इनफाइनाइट, वी माइनस एफ, एफ माइनस एफ, और एम जो है वो नेगेटिव, लेस देन -1। यहाँ पे माइनस साइन इस बात से पता लगाया जा रहा है कि आई अपॉन ओ है, इमेज इन्वर्टेड है या इरेक्ट है वगैरह वगैरह। अगर ऑब्जेक्ट इरेक्ट है, इमेज इन्वर्टेड है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, दोनों एक जैसे हैं तो पॉजिटिव हो जाएंगे, जो भी होगा। अगर उल्टा सीधे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा और करीब लाए, क्या है इमेज कहाँ से, इनफाइनाइट से, बियॉन्ड सी रखा है ऑब्जेक्ट को। अब देख रहे हैं इमेज बन रहा है बिटवीन एफ एंड सी, स्मॉलर है, इन्वर्टेड है, रियल है, सेम साइड है, यू नेगेटिव, वी नेगेटिव, एफ नेगेटिव, और एम अब की बार लेस देन -1। ऑब्जेक्ट को और थोड़ा करीब लाए, एट सी, इमेज बन गया एट सी, रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइड है, सेम साइज है, u -2f, v -2f और f -f, और m की वैल्यू देखिए -1 के बराबर हो गया। ऑब्जेक्ट को और करीब लाए, ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड c, इमेज निकल गया बियॉन्ड c, और ये इनलार्ज है, रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइड है। अगर सेम साइड पे बन रहा है कॉनकेव मिरर से तो ये रियल हो जा रहा है। u नेगेटिव, v नेगेटिव, f नेगेटिव और m ग्रेटर देन -1। माइनस साइन का कारण बता रखा था, और ग्रेटर कैसे हो गया, क्योंकि इमेज अब की बार इनलार्ज्ड है, मैग्नीफाइड है। ऑब्जेक्ट को लेके आए और करीब, एट फोकस है, ये कहेंगे साहब जो है इमेज
इमेज जो यहाँ पे बन रहा है, बीच में एक बात को रोक करके बता दें कि कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। जब भी आए हमेशा लिख सकते हैं। इमेज एट इनफाइनाइट हो जाएगा, रियल है, मैग्नीफाइड है, इन्वर्टेड है, सेम साइड, m ग्रेटर देन -1 हो जाएगा। ग्रेटर देन -1 का मतलब हो गया कि इमेज बहुत ही बड़ा हो गया। u नेगेटिव, v इनफाइनाइट है, f नेगेटिव है। ये दो भी हेडिंग हमारी बाकी है पढ़ने को। ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल है, ये इमेज बनाया हुआ है। इमेज अब की बार उस साइड पे बन गया। इमेज इज वर्चुअल, मैग्नीफाइड, इरेक्ट, अपोजिट साइड, u नेगेटिव, v पॉजिटिव, f नेगेटिव एंड m इज ग्रेटर देन +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने फॉलो कराया था रिफ्लेक्शन को। आप कॉन्वेक्स लेंस के लिए दोनों के दोनों कन्वर्जिंग है ना, दोनों के दोनों कन्वर्जिंग है, तो इमेजिंग एक जैसी हो जाएगी। और इतने सारे केस कॉन्वेक्स मिरर के लिए नहीं बनते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम आपको यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं। और हाँ, एक बात और कि रियल इमेज के लिए आप लगातार देखते रहे कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे करीब आता रहा, इमेज वैसे वैसे दूर भागता रहा, यानी कि u लगातार कम होता हुआ और v लगातार बढ़ता हुआ, यानी कि दोनों के बीच में रिलेशन जो आ रहा है वो रियल इमेज के लिए u इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v है। ये u हो गया, v हो गया और ये ग्राफ ऐसा हो गया। कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेजिंग की बात आप चाहें तो यहाँ पे कर लें। कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेजिंग की बात, ये ऐसे बन गया, ये हो गया, यहाँ पे ये फोकस हो गया, ये इसका C हो गया। ऑब्जेक्ट को आप चाहें जितना मन करे दूर रख लीजिए, जो मन करे कर लीजिए। 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो u बराबर आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो, इनफाइनाइट। तो 1/v + 1/∞ बराबर 1/f, तो v बराबर f हो जाएगा। फोकस से बाहर आप निकाल ही नहीं सकते इमेज को। यही कारण है कि इसका ऑटोमोबाइल में बैक व्यू मिरर की तरीके से इस्तेमाल होता है। तो ये रे पड़ी हमारे पास, ये रे पड़ी पढ़ने, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया था और ये रे पड़ी पढ़ने का हमने C से मिला दिया। रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे चली गई, पीछे ले आइए, एक रे ये हो गई, एक रे आप C से नॉर्मल इंसिडेंस ऐसे ही लौट जाएगा। ये बन गया इमेज, जो कि कैसा बनेगा, कहेंगे बनेगा इरेक्ट है, स्मॉलर है और इरेक्ट है, स्मॉलर है और वर्चुअल है और अपोजिट साइड है एंड विदिन फोकल प्लेन है, विदिन फोकल प्लेन। u को अगर साइन देना चाहें तो नेगेटिव हो गया, v को साइन दोगे तो पॉजिटिव हो गया, f को साइन दोगे तो पॉजिटिव हो गया और m का साइन तो प्लस हो जाएगा और लेस देन 1 हो जाएगा। प्लस इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट भी इरेक्ट है और इमेज भी इरेक्ट है, इस वजह से। तो किसी भी स्थिति के लिए कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस इमेज हमेशा बनाते हैं विदिन फोकल प्लेन। अब आपके पास जो बात आती है वो है रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस की। रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस की, तो इसका क्या मतलब हो गया, जरा ये देखा जाए तो कहा जाएगा कि ये हमारे पास एक सरफेस हो गया, ये रेयरर हो गया, ये डेंसर हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये रे पड़ी इंसिडेंट रे और ये एंगल आई हो गया। पढ़ने के बाद रे चली जाएगी, बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये आर हो गया, दिस इज आर। बेंडिंग ऑफ ए रे फ्रॉम इट्स पाथ व्हाइल क्रॉसिंग द इंटरफेस व्हिच इज डिवाइडिंग टू डिफरेंट मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे लॉज की बात करेंगे तो लॉज की बात हो जाएगी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे मस्ट मीट एट ए पॉइंट। और दूसरा लॉ है साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट म्यू, इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं।
μ2 अपॉन μ1 कहते हैं, 1 μ2 कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये ऑप्टिकल डेंसिटी को नापने वाली कोई चीज होती है कि कोई मीडियम कितना ज़्यादा ऑप्टिकली सेंसिटिव है और कितना ज़्यादा डेंस है। इस आधार पे डायमंड का सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और ये म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। गर्मियों में किसी बिल्डिंग का क्वेरिंग करना, झिलमिलाना, कार से जा रहे हैं और आगे रास्ते में हमें पानी का दिखना, मिराज दिखना वगैरह वगैरह, ये सब कारण जो है रिफ्रैक्शन के होते हैं। अब जरा कॉज की बात भी कर ली जाए, कॉज की क्यों होता है। तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर μ2 अपॉन μ1 है, ये v1 अपॉन v2 हो जाएगा। मान लीजिए कि पहला वाला मीडियम जो है वो रेयरर है, पहला वाला मीडियम रेयरर है और ये डेंसर है, यानी कि ये μd अपॉन μr हो जाएगा, ये v1 अपॉन v2 हो जाएगा। और जैसे जैसे मीडियम डेंस होता जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी कम होती जाएगी, यानी कि ये v1 जो है इसका क्या हाल होगा, कहेंगे ये कम हो जाएगा। अगर ये कम हो गया तो ये लेस देन 1 हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर v1 अपॉन v2। मैंने पहला वाला मीडियम क्या माना था, रेयरर है, तो मान लिया जाए कि ये C हो गया और ये V हो गया है, v1 पहले वाले मीडियम में। तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, कैंसर ये हमेशा इससे ज्यादा होगा, तो साइन आई अपॉन साइन आर ग्रेटर देन 1, साइन आई ग्रेटर देन साइन आर, आई ग्रेटर देन आर। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमको समझ में आ गया कि ये है क्या, डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, अलग अलग मीडियम में अलग अलग होना लाइट की वेलोसिटी का अलग अलग। अब बात आएगी आपके पास प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी की बात करता है, कहता है कि अगर रे जो है ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये आई हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये आर हो गया, ये 1 मान लो भाई, ये 2 मान लो, तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर μ2 अपॉन μ1, 1 μ2, ये एक बात हो गई। कह रहा है मामला कि अगर यहीं पे रे को हम पलट दें, रिवर्स कर दें, ऐसे कर दें, कहेंगे तो फिर रे अपने ही रास्ते को ट्रेस करते हुए चली जाएगी। साइन आर अपॉन साइन आई बराबर μ1 अपॉन μ2 हो जाएगा और ये 2 μ1 हो जाएगा। इनको डिवाइड कर दिया जाए तो 1 μ2 इंटू 2 μ1 बराबर हो गया है साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। 1 μ2 इंटू 2 μ1 बराबर 1, 1 μ2 बराबर 1 अपॉन 2 μ1। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की बात करता है। अब ये है बच्चों आपके पास प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी फॉर 3 मीडियम। अब इस बात को समझें कि 1 साल 2 साल 3 साल स्टूडेंट पढ़ने के बाद आता है हमारे पास, और मैं इससे जो है जब पूछता हूँ कि इंटरेस्ट क्या रे ऑप्टिक्स में है तो कहता है कि हाँ है। और मैं यहाँ पे बहुत सिंपल सवाल पूछता हूँ और स्टूडेंट को नहीं आता है। 99% से ज़्यादा केसेस में ये बात सच होती है, इसलिए ये बात यहाँ पे मैं कोट कर रहा हूँ। तो इसका कारण ये है कि हम बेसिक नहीं जानना चाहते हैं, हम सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग का पेपर निकाल देना चाहते हैं। ये हवा में नहीं होता, जादू नहीं होता, हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, बहुत ज़्यादा लगन के साथ। तो ये 3 मीडियम का रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल आ रहा है। एयर है, वाटर है, ग्लास है, एयर है। यहाँ पे एक बात ये समझने वाली है कि अगर ड्यूरिंग मल्टीपल रिफ्लेक्शंस पहला मीडियम और आखिरी मीडियम अगर सेम है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस आपस में बराबर होगा। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के हमेशा पैरेलल होंगे। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। बीच में चाहे जो भी हो रहा है होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो पहले इंटरफेस पे साइन आई अपॉन साइन आर R1 बराबर म्यू टू अपॉन म्यू वन, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए, इसको एड म्यू डब्ल्यू लिखा गया वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर। सिमिलरली दूसरे इंटरफेस पे साइन R1 अपॉन साइन R2 बराबर म्यू टू अपॉन म्यू वन, म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू म्यू जी हो गया। तीसरे इंटरफेस पे साइन R2 अपॉन साइन आई बराबर म्यू ए अपॉन म्यू जी, जी म्यू ए हो गया। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इंटू 2 इंटू 3, ये इंटू ये बराबर ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए बराबर ये इससे कट जाएगा और डब्ल्यू म्यू जी बराबर 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू इंटू जी म्यू ए। अभी मैंने बताया था 1 म्यू टू बराबर 1 अपॉन 2 म्यू वन होता है, तो जी म्यू ए कैन बी रिटन एज 1 अपॉन ए म्यू जी। ये पलट गया उत्तर को। अब यहाँ पे मैं इसको जो एडवाइस करता हूँ वो ये है कि 1 म्यू टू अगर है यानी कि सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट है, तो सेकंड का एब्सोल्यूट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एयर या विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम न्यूमरेटर में होना चाहिए और दूसरा वाला डिनोमिनेटर में होना चाहिए। यानी कि सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट है तो फर्स्ट वाले का एब्सोल्यूट नीचे होना चाहिए। यहाँ मैंने एक सवाल देकर रखा हुआ है, डब्ल्यू म्यू ए म्यू जी और जी म्यू डब्ल्यू हमको निकालना है। अब ये जी म्यू डब्ल्यू आप ये आप एक बार को न पढ़े हो और सवाल देख लें तब लगाने की कोशिश कीजिए, और फिर जब एक बार पढ़ लें फिर लगाने की कोशिश कीजिए। देखें कि अंतर हो गया। जी म्यू डब्ल्यू हमसे पूछा गया यानी कि वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास पूछा गया, तो वाटर का एब्सोल्यूट रहना चाहिए ऊपर, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर रहना चाहिए नीचे। तो ए म्यू जी तो मेरे पास है, क्या है, m अपॉन n, ये हो गया। ए म्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू म्यू ए इज गिवन x अपॉन y एंड वी आर रिक्वायर्ड ए म्यू डब्ल्यू। कहेंगे यहाँ पे ए म्यू डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 1 अपॉन डब्ल्यू म्यू ए, 1 अपॉन डब्ल्यू म्यू ए। डब्ल्यू म्यू ए यहीं पे हो जाएगा क्या, कहेंगे x अपॉन y, तो ये n y ऊपर चला जाएगा और mx नीचे चला जाएगा। ये हुई बात प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी फॉर 3 मीडिया। इस बातों को ध्यान रखें, और आज से रे ऑप्टिक शुरू हुआ है, इसको भी आप लोग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और खूब अच्छे से अपनी सेहत का ख्याल रखें और खूब पढ़ाई करें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें। इस समय को आप भरपूर इस्तेमाल करें। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।